कि मिडल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। क्या सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ नया रक्षा समझौता आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय सुरक्षा का नया समीकरण तैयार कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर इन तीन देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो क्या इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा? सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय असर है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना के साथ तेजी से विकसित होती डिफेंस इंडस्ट्री है। अब इन तीन देशों ने रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाने वाला समझौता किया है। आखिर ये डील क्या है? इसके अंदर क्या तय किया गया है? ईरान ने इसकी आलोचना क्यों की है? और क्या ये वास्तव में कोई नया सैन्य गठबंधन है या सिर्फ सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की एक कोशिश है? आइए समझते हैं पूरी खबर को क्या है। आदाब, मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज। इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का से सामने आई है, जहां सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि तीनों देशों में से किसी एक के खिलाफ होने वाले सशस्त्र हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। एपी की दी गई रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को मक्का में इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। तीनों देशों की तरफ से जारी बयानों में कहा यह गया है कि समझौते का मकसद किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध यानी कलेक्टिव डिटरेंस को मजबूत करना है। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों को और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन इस खबर को समझने के लिए इन तीनों देशों की ताकत और उनकी रणनीतिक अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और खाड़ी तथा अरब देशों में इसका बड़ा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है। पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला देश है और उसके पास एक बड़ी तथा अनुभवी सेना है। वहीं तुर्की नाटो का सदस्य है, उसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने ड्रोन, मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन और दूसरे रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में अपने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को काफी मजबूत किया है। यानी अगर केवल सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को देखा जाए तो तीनों देश अलग अलग तरह की ताकत इस समझौते में लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। इस समझौते को तुरंत किसी नए नाटो के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। खुद सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि ये किसी सैन्य धुरी या मजहबी और सांप्रदायिक ब्लॉक बनाने की कोशिश नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह समझौता किसी मिलिट्री एक्सेस या सेक्टेरियन अथवा रिलीजियस ब्लॉक बनाने की दिशा में नहीं है। सऊदी पक्ष ने यह भी कहा है कि इसका संबंध परमाणु महत्वाकांक्षाओं या हथियारों की दौड़ से नहीं है। रियाद के मुताबिक इसका उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। साथ ही सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि यह समझौता खाड़ी अरब देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मौजूदा रणनीतिक साझेदारियों की कीमत पर नहीं किया गया है। तुर्की की तरफ से भी लगभग इसी तरह का संदेश दिया गया है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने इसे कलेक्टिव डिटरेंस पर आधारित समझौता बताया है। उनके मुताबिक इस रक्षा क्षेत्र में सहयोग गहरा होगा, संयुक्त डिफेंस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी मजबूत किया जाएगा। एर्दोआन ने यह भी कहा कि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में दिए गए आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है और किसी एक देश को निशाना बनाकर तैयार नहीं किया गया है। उनके मुताबिक क्षेत्र में शांति, खुशहाली और स्थिरता चाहने वाले दूसरे भाईचारे वाले देशों की भागीदारी के लिए भी इसका रास्ता खुला हुआ है। एक तुर्की सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि समझौता पूरी तरह डिफेंसिव नेचर का है और किसी विशेष पक्ष के खिलाफ नहीं है। अधिकारी के मुताबिक इस तीनों देशों के मौजूदा बायलैटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स खत्म या रिप्लेस नहीं होंगे। यानी आधिकारिक तौर पर तीनों देश इस समझौते को किसी नए आक्रामक सैन्य धुरी के बजाय डिफेंसिव एग्रीमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस समय उसकी जरूरत इतनी महसूस क्यों हुई है? इसका जवाब मौजूदा क्षेत्रीय सूरत हाल में छिपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी युद्ध के दौरान सऊदी अरब के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तेल सुविधाएं हमलों की चपेट में आई हैं। इसी कारण रियाद अपने रक्षा साझेदारों में
विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब केवल किसी एक सुरक्षा साझेदारी पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने सितंबर में भी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला मानने का प्रावधान था। अब तुर्की को शामिल करते हुए सहयोग का दायरा 3 देशों तक पहुंच गया है। तुर्की और सऊदी अरब के संबंधों में आया बदलाव भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण थे। खास तौर पर इस्तांबुल में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था, लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है और दोनों देश रणनीतिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच तुर्की और इजराइल के बीच गजा और दूसरे क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तनाव भी बढ़ा है। इसके साथ ईरान और लेबनान से जुड़े संघर्षों ने पूरे इलाके में सुरक्षा चिंताओं को और गंभीर बना दिया है। ऐसे माहौल में मक्का में हुआ यह समझौता केवल एक सामान्य रक्षा दस्तावेज नहीं है, बल्कि 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देशों के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत भी माना जा रहा है। लेकिन इस समझौते पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान से सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के सदस्य इब्राहिम रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समझौते की आलोचना की है। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक कागजी समझौता सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं देगा। उनकी टिप्पणी से साफ है कि कम से कम ईरान के कुछ राजनीतिक हलकों में इस नई व्यवस्था को संदेह की नजर से भी देखा जा रहा है। हालांकि ईरान के भीतर सभी जानकार इसे एक जैसा खतरा नहीं मान रहे। ईरानी जानकार और पूर्व राजनेता अब्दुल रेजा दावरी ने इस समझौते से ईरान को होने वाले संभावित जोखिम को कम करके आका है। उनका तर्क था कि ईरान पहले ही अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली सैन्य दबाव का सामना कर चुका है, इसलिए 3 देशों की इस नई व्यवस्था से बुनियादी रणनीतिक तस्वीर जरूरी नहीं है कि अचानक बदल जाए। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया और कहा है कि यह तीनों देशों तथा व्यापक मुस्लिम समुदाय के लिए शील्ड ऑफ पीस का काम करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका की भी तारीफ की है और कहा है कि उनकी कोशिशों ने समझौते तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस्लामाबाद के रक्षा जानकार अब्दुल्ला खान ने रिपोर्ट्स में ये बताया है कि समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों का स्वाभाविक विकास और औपचारिक एक रूप है। उनके मुताबिक बदलता सुरक्षा वातावरण और युद्ध के बदलते तरीके तीनों देशों के बीच ज्यादा करीबी सहयोग की जरूरत पैदा कर रहे हैं। यहाँ तीनों देशों की कंप्लीमेंट्री और स्ट्रेंथ्स यानी एक दूसरे को पूरा करने वाली क्षमताएं भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान सैन्य अनुभव और एस्केलेशन मैनेजमेंट की विशेषता हासिल कर चुका है। सऊदी अरब के पास आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव है, वहीं तुर्की के पास तेजी से विकसित होती तथा तकनीकी और औद्योगिक क्षमता मौजूद है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसी संकट की स्थिति में पाकिस्तान और तुर्की तुरंत हजारों सैनिक सऊदी अरब भेज देंगे? फिलहाल ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। इसके अलावा मिडल ईस्ट एनालिस्ट हमीश किनियर के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब की मदद के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक भेजे जाने की संभावना बहुत कम है। उनके मुताबिक सीमित या प्रतीकात्मक तैनाती संभव हो सकती है, लेकिन अंकारा और इस्लामाबाद शायद किसी बड़े एंटी हूती मिलिट्री ऑपरेशन में गहराई से शामिल नहीं होना चाहेंगे। उनका आकलन यह है कि ज्यादा वास्तविक संभावना डिप्लोमेसी, वेपन्स डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में गहरे सहयोग की है। यानी समझौते का सबसे बड़ा असर तुरंत बैटलफील्ड पर दिखाई देने के बजाय डिफेंसिव फैक्ट्रीज, जॉइंट वेपन्स प्रोजेक्ट्स, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। और यही सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर सऊदी पूंजी तुर्की और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ती है तो आने वाले वर्षों में संयुक्त रक्षा परियोजनाओं की गुंजाइश बढ़ सकती है। हालांकि किन हथियार प्रणालियों या परियोजनाओं पर काम होगा, इस बारे में भी दी गई रिपोर्ट में कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए किसी खास हथियार, मिसाइल या परमाणु सहयोग का दावा करना फिलहाल सही नहीं होगा। जर्मन मार्शल फंड के अंकारा ऑफिस के डायरेक्टर ऑसगोर के मुताबिक
ये समझौता क्षेत्रीय फ्रेगमेंटेशन, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्म्ड नॉन स्टेट ग्रुप्स को लेकर तीनों देशों की साझा चिंताओं का एक नतीजा है। उनके अनुसार ये क्षेत्र में ज्यादा स्थिरता की बढ़ती इच्छा को दिखा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे इस्लामिक नेटो कहा जा सकता है? फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। इस समझौते में कलेक्टिव डिफेंस जैसी महत्वपूर्ण भाषा जरूर मौजूद है, लेकिन नेटो एक दशकों पुराना संस्थागत सैन्य गठबंधन है जिसमें स्थायी कमांड स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग और मैकेनिज्म और विस्तृत सैन्य व्यवस्थाएं मौजूद हैं। मक्का समझौते के बारे में उपलब्ध जानकारी से अभी ऐसी संरचना साबित नहीं होती है, इसलिए इसे सीधे नेटो के बराबर रखना भ्रामक हो सकता है और जल्दबाजी होगी।